नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। स्वदेश हेल्थ में आज हम बात करने वाले हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की। दरअसल डिस्को किंग बप्पी लहरी हमारे बीच नहीं रहे। मशहूर गायक बप्पी लहरी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसे ओएसए भी कहा जाता है, इस नाम की बीमारी से जूझ रहे थे। ऐसे में हमें यह जानना जरूरी है कि यह समस्या किसे अपना शिकार बनाती है और इस बीमारी के कारण, लक्षण और बचाव क्या है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नींद और सांस से संबंध रखने वाली यह समस्या स्लीप एपनिया का ही एक प्रकार है, जिसमें सोते वक्त कुछ देर के लिए व्यक्ति की सांस रुक जाती है। ये वो वक्त होता है जब व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ध्यान रहे कि वायुमार्ग में ब्लॉकेज होने के कारण नाक पूरी तरह से बंद हो जाती है और व्यक्ति मुंह से सांस लेना शुरू कर देता है। कुछ लोग इस समस्या को बेहद आम समझते हैं, लेकिन समय रहते इसका इलाज करवाना बेहद जरूरी है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये किस तरह की बीमारी है, क्या कुछ इसके लक्षण हैं, कितना ये हानिकारक हो सकती है और किस तरह से ये बीमारी होती है। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रीतेश गौतम, न्यूरो साइकाइट्रिस्ट, और डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर प्रीतेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है ये बीमारी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एमनिया, किस तरह से ये बीमारी होती है, क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं और क्या कुछ इसके कारण होते हैं। जी, जैसा कि इसका नाम ही है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया। एप्निया मेडिकल भाषा का एक टर्मिनोलॉजी है। इसका अर्थ होता है सांस की गति का रुक जाना। इसको एप्निया बोलते हैं। निया का मतलब होता है कि सांस लेने की आपकी जो नॉर्मल क्षमता होती है, तो उसको एप्निया बोलते हैं क्योंकि सांस रुक जाती है। इसमें जो स्मॉल एयरवे होती है, नाक के पीछे का रास्ता होता है जिसको हम लैरिंक्स बोलते हैं, वहाँ पे सोते सोते एकदम से स्पाज्म आता है और ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड में खत्म हो जाती है और पेशेंट कार्डियक अरेस्ट से उसकी डेथ हो जाती है। अब इसका एक रीजन जो सबसे बड़ा है, उसमें सबसे बड़ी एक रीजन ओबेसिटी कहते हैं, जिसको मोटापा कहते हैं। अगर ओबेसिटी मॉर्बिड ओबेसिटी से ज्यादा है, यानी एक बेसल बॉडी इंडेक्स होता है जिसको हम मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, अगर वो ज्यादा है 30 से ज्यादा, तो इसमें चांसेस होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के। तो जैसे कि पप्पी दास की बात करें तो उनका एक वजन के कारण इस बीमारी से वो जूझ रहे थे। दूसरे, उनके नेक का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा शॉर्ट नेक था। आप देखते हैं डबल डबल चिन बोलते हैं जिसको नॉर्मल भाषा में, कि एक चिन डबल है, यानी नीचे की तरफ एक और चिन है, यानी शॉर्ट नेक है। तो इन पेशेंट्स में ये ज्यादा चांसेस होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के। लेकिन सर, जिस तरह से आपने कहा कि रात को सोते वक्त सांस बंद हो जाती है, तो क्या जब ये स्थिति होती है मरीज के साथ तो उसे उस चीज का एहसास होता है, पता नहीं चलता उसे? हाँ, उसको एक देर एयर हंगर बोलते हैं। एकदम से उसको सांस लेने की भूख लगती है, इसको एयर हंगर बोलते हैं, और पेशेंट एकदम से छटपटा के उठ जाता है। तो अगर ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो ब्लड ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो ऑक्सीजन सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे पेशेंट एकदम से सांस मुंह खोल के एकदम से लेना चाहता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, पोटेशियम कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन बढ़ जाए, जिसको हाइपर कैप्निया बोलते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ जाए तो ब्रेन स्टेम जो होता है, जो सांस का सेंटर होता है ब्रेन के अंदर, उसकी डेथ हो जाती है। और अगर उसकी डेथ हो गई तो फिर वो आकस्मिक रूप से जो नींद खुल जाती है व्यक्ति की, वो खुलना भी बंद हो जाती है। तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग, यानी एकदम से पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में डेथ नहीं होती है। पहले बहुत ज्यादा फैक्टर्स मिलते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और पेशेंट को शुगर हो जाना, या फिर 2-3 बीमारियां और हो जाती हैं। तो उसके बाद ये सब मेटाबॉलिक सिस्टम जो है बॉडी के पूरे डिरेंज हो जाते हैं और पेशेंट की फिर डेथ होती है। सर, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें भी ये जानना जरूरी है। तमाम तरह के इसमें अपवाद कहे जाते हैं, बातें कही जाती हैं कि जो कोई भी व्यक्ति है वो सीधा सोए या उल्टा सोए। क्या इस तरीके के सोने से भी किसी तरह का कोई फर्क इसमें पड़ता है? जी, अगर उल्टा सोता है पेशेंट तो देयर आर चांसेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, क्योंकि आपकी एयरवे आपने खुद ही कॉन्स्ट्रक्ट करके रखी है। हम लोग पेशेंट को सलाह देते हैं कि सीधे सोना है या फिर बाई करवट सोएं। जैसे प्रेग्नेंट लेडी को भी हम लोग सलाह देते हैं कि बाई करवट सोना चाहिए, ताकि ब्लड फ्लो अच्छा होता है बच्चे की तरफ और ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वजन बढ़ता है प्रेगनेंसी में। तो इसलिए बाई करवट सोना या फिर सीधा सोना ज्यादा लाभदायक है उल्टे सोने के अपेक्षा। उल्टे सोने में देयर आर चांसेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर इस तरह की समस्या ना भी हो,
लेकिन अगर सोने का जो सही तरीका है वो सीधा या आप करवट लेकर ही सोएं, उल्टा ना सोएं और उल्टा सोने से बचें आप। ये एक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। कई तरह की ऐसी समस्याएं होती हैं जो हमारे उल्टे सोने से भी, क्योंकि हम अपने श्वास को रोक लेते हैं, उससे दबाव पड़ता है और उसकी वजह से हम पूरी सांस नहीं ले पाते और तमाम तरह की समस्याएं उससे उत्पन्न हो जाती है। डॉक्टर करण पीपरे भी हमारे साथ लगातार बने हुए जी, हैं। डॉक्टर जी, करण, जी, जी, आज हम बात कर रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की। क्या कुछ जी। इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? बहुत अच्छी जानकारी और जो चर्चा हो रही है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से वैज्ञानिक ढंग से समझाया है। और ये मैंने देखा है कि छोटे बच्चे से लेके महिलाएं पुरुषों में सभी में इस प्रकार के जो खर्राटे बोलते हैं, इसको खर्राटे, स्नोरिंग स्नोरिंग, इसमें आप मेरी आवाज अगर सुन सकते हैं दर्शक लोग, तो मैं बताना भी चाहता हूँ, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी आदत में आ गया ये। और कैंपों में भी हमने इसको बताया लोगों में, और भोपाल एम्स, सॉरी, रायपुर एम्स में हमने पल्मोनरी डिपार्टमेंट है हमारा, जो पल्मोनरी मेडिसिन का, वहां पे इसका जो एक रूम बनवाया था इसके टेस्टिंग के लिए, और मशीनें लगी हुई हैं और लोगों की डायग्नोसिस भी होती है और उसको लेवल भी मॉनिटर किया जाता है, और हार्ट और ये वो सब पूरा, और लोगों को उसमें जागरूकता डेवलप कर रहे हैं कि जो खर्राटे लेते हैं उसके कारण क्या है, उसमें सावधानियां क्या बरतना चाहिए। तो जैसे कि मुझे जानकारियां हैं और जो प्रैक्टिकल तौर पे मैंने देखा है कि इसमें ओबेसिटी का बहुत बड़ा, जिनका जिनका वजन शरीर का बड़ा होता है, पेट बड़ा होता है, चर्बीली बॉडी होती है, वेट ज्यादा होता है, उन लोगों का तो बैठे बैठे, चाहे सोफे में बैठे हो, चाहे ट्रेन में हो, और ये बड़ी जोर जोर से खर्राटे लेते हैं इस टाइप का। और मैं समझता हूँ कि उससे जो लोग आसपास के रहते हैं इतनी जोर जोर से खर्राटे लेते हैं कि बाजू वाला सो नहीं पाता है। और चाहे ट्रेन में बर्थ में ऊपर सो रहा है आदमी या नीचे सो रहा है, अधिकांश लोग खर्राटे लेते हैं, और मैक्सिमम लोगों को इससे सावधान रहना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बहुत बढ़िया कि जो हमारा एयरवे है, जो तालू होता है, जो सॉफ्ट वाला जो लटकता है वो, प्लस हमारी जो जीभ है, ये दोनों, और पेट के दबाव से, और जो पट्ट होते हैं या चित्त होते हैं, और जो आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है उससे, और जो डबल चिन होती है जिनकी, वो जो ठुड्डी बोलते हैं उधर भी चर्बी का, वो उससे भी जो दबाव, इस प्रकार देखिए मैं दबा रहा हूँ तो आवाज में भी परिवर्तन आता है, इसलिए कि वो ब्लॉक होता है वो एरिया जो रहता है इस टाइप से। तो ऊपर का जो एयरवेज होता है जिससे नाक से श्वास जाती है, वो जीभ की मांसपेशियां, और अगर टॉन्सिल में इन्फेक्शन है तो उसके कारण भी होता है, वो भी फूल जाता है। तो वो जो सब चीजें रहती हैं, और सॉफ्ट पैलेट जो तालू होता है, जिसको हम लोग कई लेमैन की लैंग्वेज में कौवा भी बोलते हैं, वो उन सब से मिलकर के, और जिस प्रकार से चोकिंग होती है, दबाव पड़ता है गले पर बाहर से, इसी प्रकार से ये जो ऑर्गन्स हैं एयरवे को ब्लॉक करते हैं, इसी को ऑब्स्ट्रेटिक एपनिया बोलते हैं। और उससे जो आवाज आती है वो ये स्नोरिंग आती है, और इसी को खर्राटे बोलते हैं, और ये बहुत खतरनाक होती है। धीरे धीरे इसमें ब्रेन में और हार्ट में ऑक्सीजन की कमी होती है। इसका सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आप अगर सांस ले रहे हैं रात में और होश नहीं है और ज्यादा दबाव आ गया तो आदमी मर जाता है, पता भी नहीं चल पाता आसपास पड़ोस के लोगों में। और लोग बात फिर उठाते हैं तो बोले अभी तो अच्छे थे, खर्राटे ले रहे थे और अभी बिल्कुल खत्म हो गए। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, और डायबिटीज होती है, हार्ट अटैक होता है, और दूसरे ऑर्गन ऑक्सीजन की कमी से उनकी जो सेल्स हैं वो भी कमजोर पड़ती हैं, और न जाने कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। इसको जो इसके विशेषज्ञ लोग रहते हैं ये लोग पढ़ाते हैं, समझाते हैं। और अब इसमें इतनी जागरूकता हो रही है कि प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में जो पल्मोनरी मेडिसिन का डिपार्टमेंट है वहां पे इसका जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया उसके परीक्षण की जांच होती है। डॉक्टर उसकी रिसर्च करते हैं, व्यक्तिगत मरीज को सलाह देते हैं, और दवाइयां भी होती हैं। और लेजर सर्जरी से इस प्रकार के जो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं उसका ईएनटी के जो सर्जन होते हैं वो उसको ट्रीट भी करते हैं। तो ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है, जागरूकता भी उपलब्ध है,
और जांच की वो सब सेंटर में ये सब चीजें हैं। लोगों को अपनी समय समय पे यदि खर्राटे आते हैं तो पूछना भी चाहिए घर में कि मैं सो रहा था, पत्नी से पूछें, माँ से पूछें, बाप से पूछें, भाई बहन से पूछें कि भाई मैं सोता हूँ तो मैं खर्राटे तो नहीं लेता यार। वो लोग बोले अरे यार इतना बढ़िया तुम सोते हो, घोड़े बेच के सोते हो, लेकिन उसके लिए तो खतरनाक है, उसको समझना चाहिए। डॉक्टर के पास जाए, परामर्श ले, और हम इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से ये लोगों से अनुरोध करेंगे कि बिल्कुल घर सर। परिवार और में इस तरह की हर जो लोग शिकायतें खर्राटे हैं वो लेते आमतौर पर सभी घरों में देखी जा सकती हैं कि किसी सभी न घरों किसी में व्यक्ति के देखी साथ जाती इस है। तरह की स्थिति बनती है। सर इसमें हाँ, इसमें ये भी कहा जाता है कि अगर योगा व्यायाम अगर आप करते हैं तो क्या उससे इसमें किसी तरह का कोई फायदा मिलता है? कोई फायदा नहीं मिलता है इसमें। योगा करो, चाहे व्यायाम करो, चाहे कुछ भी करो, आप अपना वेट कम करना बहुत जरूरी है। योगिक क्रियाएं करने वालों को भी होता है, अगर उनका शरीर असाधारण रूप से वजन ज्यादा है, ओबेज है, फैटी है, और दूसरी और बीमारियां भी लग गई हैं। ये तो हमने देखा है, किस्मत जोरदार है उन लोगों की जो जिंदा है, नहीं तो बहुत से लोग खत्म हो जाते हैं। इसका बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट इशू भी है, और इस पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसके क्लिनिक्स और पल्मोनरी मेडिसिन के डॉक्टरों को ट्रेंड करके, और इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है लोगों को कैसे सोना चाहिए रात में, और नशा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बीड़ी पीने वालों को, सिगरेट पीने वालों को, धुएं में रहने वालों को, उनको ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उनको ज्यादा खतरा है। और आजकल तो चलन में आ गया है, शराब है, मटन है, लोगों के पेट बड़े हैं। पहले ऐसे पेट देखने को नहीं मिलते थे। जो इस प्रकार के स्पोर्ट्समैन भी खर्राटे लेते हैं, और जो टीचर होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, जो उस्ताद रहते हैं, चाहे वो मिलिट्री के हो, जिसका पेट बड़ा है वो खर्राटे लेगा ही। फिर मैं और आपको बता दूं, दुबले पतले लोग भी, लेडीज और जेंट्स को ये बीमारी उनको भी होती है। ये नहीं है कि वो दुबला है तो वो खर्राटे नहीं लेता है, ये उनको भी होती है। और जिसका भी वो एयरवेज थोड़ा सा भी चोक होने की स्थिति में आएगा, रुकावट पैदा करेगा, उसी को ऑब्स्ट्रक्टिव बोलते हैं। तो स्नोरिंग होती है, आवाज निकलती है, क्योंकि वो वहां पे उस पे पैसेज को नैरो करता है, बीच में आ जाता है, तो हम सांस लेंगे तो वो उसमें से आवाज पैदा होती है, ध्वनि पैदा होती है, जिसको खर्राटे बोलते हैं। वो भी नाक के थ्रो और मुंह के थ्रो आती। कई लोग नाक के थ्रो भी लेते, कई लोग मुंह से भी लेते। मुंह खुला रहता है, जीभ पलट जाती है, तालू जो रहता है वो एयरवे में आकर के रुकावट पैदा करता है। नींद खुल गई तो जिंदा हो गया, नींद नहीं खुली ऑब्स्ट्रक्शन में तो खत्म होने के चांसेस। या कोई हिला देता है कि उठो उठो, कैसे जोर जोर से खर्राटे ले रहे हो आप। खर्राटे ले तो घबराहट तो हम लोगों को होती है, लेकिन वो बेचारा क्या करे, वो जानबूझ के कोई भी खर्राटा लेना नहीं चाहता। ये तो शरीर का असाधारण हो जाना और उसका इस प्रकार से लक्षण डेवलप होना, ये होता है। लेकिन जो भी सुनता है वो उस मरीज को, उस व्यक्ति को, उन महिला पुरुषों को अस्पताल बिल्कुल, लेकिन जरूर ले एक जाएं। एक बात यहाँ पर डॉक्टर बड़ी महत्वपूर्ण रही, और मुझे उम्मीद है कि दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि खास जी। करके जिस तरह से जिन लोगों को खर्राटे लेने की समस्या है, खर्राटे जो लोग ले रहे हैं वो बिल्कुल हाँ। सही नहीं है, उसे आपको बहुत दिखाना सही, होगा। वो बिल्कुल आपके लिए सही एक है। बीमारी है, और एक बड़ी बीमारी का रूप भी वो ले बड़ी सकती बीमारी, है। जानलेवा बीमारी है, जानलेवा बीमारी। बिल्कुल। डॉक्टर प्रीतेश, जिस तरह से अभी करण सर ने तमाम बातें बताई, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने दी, और क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे ये पता चल सकता है कि आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के शिकार होने वाले हैं? क्या पहले से ये किसी तरह का कोई मैसेज देता है? जैसा कि सर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, क्योंकि जो बहुत सारे पेशेंट हैं खर्राटे की समस्या, जैसे ट्रेन में तो आपने सुनी होगी, जैसे सर ने बताया जी। और सर ने जो एक लाइफ स्टाइल का बताया कि आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल हो गई है कि अल्कोहल लिया और चिकन लिया और सो गए रात में। जी। और ये चिकन मटन के कारण जी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ओबेसिटी सबसे ज्यादा है, और आपके अल्कोहल भी आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को सप्रेस करता है, जो नींद का सेंटर है, वो सांस लेने का जो सेंटर है, तो उसके कारण ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के जाते हैं। और लोग अल्कोहल को आजकल लेते हैं कि यार हमें टेंशन हो गया तो हमें नींद नहीं आती तो हमने अल्कोहल ले लिया, और आपने सुना होगा कि आज अच्छा खासा पी के आया तो राकेश सो गया और उठा ही नहीं। तो ये होता है, इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट की डेथ हो गई। जी। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आजकल बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि सर ने बताया। तो इसमें लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा चेंज वो है,
और आप अगर अपना वजन कम रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आपके घर में नहीं आएंगी। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के साथ जैसे कि आपने बोला कुछ लक्षण एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जिसमें आपकी जो खून की नलियां हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर डिपोजिशन हो जाए तो उससे हार्ट अटैक, एंजाइना और ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी तो बहुत सारे पेशेंट्स में ये लकवा या पक्षाघात जिसको बोलते हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा पेशेंट्स में देखी जाती हैं। तो इसलिए सर ने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली कि आप अपना वजन कंट्रोल रखें। अगर आप अपना वजन कंट्रोल नहीं रखेंगे तो ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ेगा, और एक बार अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है ब्रेन में, वो ब्लड में, तो उससे अगर जो चिकनाई अगर आपकी वसा आपके ब्लड वेसल्स में जमा हो गई तो वो निकल नहीं सकती, आप कितने मेडिसिन करें अनटिल अनलेस आप अपना वजन कम नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी सर, इसके अलावा कुछ ऐसे लक्षण जो शरीर में किसी तरह का कोई बदलाव या कुछ स्थितियां ऐसी बने जिससे हमारा जो दैनिक दिनचर्या है, रूटीन है, वो प्रभावित होता हो और हम उसको शायद हम उस चीज को हल्के में ले जाएं और वो एक बड़ी बीमारी सीढ़ी चढ़ेंगे और आपकी सांस फूलने लगे, जी। या फिर आप 4 कदम चलने के बाद थक जाएं जी और आप जैसे कोई से स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कर सकें जी तो ये सब चीजों के कारण भी सर ये बड़े कारण माने जा सकते हैं कि अगर इस तरह की स्थिति व्यक्ति को महसूस होने लगे कि अगर उसको थकान हो, जीने चढ़ने के बाद थकान हो, कुछ थोड़ा बहुत काम करने के बाद थकान हो, तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। ये एक सर, क्या कुछ इसमें और सावधानियां ऐसी हैं जो रखनी होंगी? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है अगर इस तरह की समस्या आपको लगने लगी है तो। और अगर सर अगर जिसको इस तरह की समस्याएं हैं तो कब तक ये माना जा सकता है कि वो इस बीमारी की पूरी तरह से चपेट में आ जाएगा, कितने दिनों बाद तक? अगर ये समस्या स्टार्ट हुई और आपने उसको अनदेखा करा और आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाए, आपने अपना बढ़ाने लगा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, सेठ जीवन के दुकान में बैठ गए हैं, बस कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो सो रहे हैं, खा रहे हैं, तो आप चले 6 से 1 साल में आपको ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप उसको इरिवर्सिबल स्टेज में पहुंचा लेंगे। ठीक है सर, तो यानी कि अगर इस तरह की शिकायत है तो आपको डॉक्टर के पास जाना बेहद जरूरी है, नहीं तो ये और ज्यादा खतरनाक हो सकती है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जानलेवा हो सकती है। डॉक्टर करण, जिस तरह से तमाम बातें अभी डॉक्टर प्रीतेश ने भी बताई, बहुत सारी चीजें बताई और लक्षण बताए, क्या कुछ और आम हम ऐसे लक्षण देख सकते हैं, क्या कुछ और ऐसे बदलाव देख सकते हैं जिससे लोगों को ऐसा लगने लगे कि शायद? डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और आपने जो चित्र दिखाए हैं और जो इमेजेस हैं और उसमें जो लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन है और आपने जो बताया, मैं समझता हूँ इससे लोगों को, जो हमारे भाई बंधु लोग देख रहे हैं, उनमें जागरूकता आना चाहिए, ज्ञान आना चाहिए, अनुभव होना चाहिए इसके पहले कि आप मरीज बन के मौत के मुंह पे जाने के लायक हो जाएं। जो आजकल मैं बताना चाहता हूं, आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब, कि उसके जो लक्षण है शुरुआती में 50 फीट चलने के बाद में पिंडलियों में दर्द होने लगता है और वो चलने में असहाय हो जाता है, उसकी सांस फूलने लगती है कि बोलता है बोल मेरे से चला नहीं जा रहा है, और बेचैनी सी होती है सीने में। उसका यही कारण है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें लिपिड जमा हो जाता है, कैल्शियम जमा हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, उसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं। अगर अटैक नहीं भी आया है तो आपका ट्राइग्लिसराइड और लिपिड और कोलेस्ट्रॉल ये सब बढ़ जाने से आपको बेचैनी और भूलने जैसी चीजें ब्रेन में, और थकान और ऑक्सीजन और ब्लड की कमी, जितने मेजर ऑर्गन्स होते हैं उसमें होने से जो भी लक्षण होते हैं उसके, अगर आप सो करके उठ गए तब तो ठीक है, नहीं तो नींद में पैरालिसिस भी हो जाता है, हार्ट अटैक भी हो जाता है। और पहचान के लिए आपको थकान आती है, दौड़ नहीं सकते आप, किसी मतलब फंक्शन में जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं तो आप नहीं पहुंच पाते वहां तक। जो ज्यादा से ज्यादा जो आज एंजियोग्राफी हो रही है वो इसी प्रकार के मरीजों की हो रही है एंजियोग्राफी, और एंजियोग्राफी में यदि ब्लॉकेज पता करते हैं तो एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी ये हो रही है उनको, और फिर उसके बाद में उनकी दवाइयां चलती हैं, वो फिर उनका और खाना पीना और एक्सरसाइज कम होने से उनको डायबिटीज हो जाती है। कुल मिलाकर के अगर आप अपना बचाव स्वयं नहीं करेंगे, बॉडी का नॉर्मल वेट और
हाइट के हिसाब से, उम्र के हिसाब से अपने आप को नहीं रखेंगे तो ये सब बीमारियां जो ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज की है ये होंगी। ये तो स्नोरिंग तो आपकी बीमारियां आने का पहला अलार्म है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये उसके लक्षण हैं, थकान आना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, ब्लड में जो केमिस्ट्री है उसकी चेंज होना और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सब जांच में पकड़ में आ जाता है, लेकिन उस समय तक वो बहुत लेट हो जाता है। जिसने करा लिया तो वो पहचान हो गई, जिसने करा लिया और जागरूक है तो उसका इलाज भी हो गया, जिसने नहीं कराया है और लेट हो गया है तो वो तो मौत के मुंह में कभी भी जा सकता है। जो मौतें यंग एज में हो रही हैं। सर, खान पान को लेकर अगर बात करें तो किस तरह का भोजन सेवन करना होगा, जिस तरह से जो अगर समस्या किसी को इस प्रकार की है, कैसे खानों से हमें बचना होगा और कैसे खानों को हमें अपने खाने में स्वीकार करना होगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन मानेगा जो वो जिएगा ज्यादा। नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं, फैटी ऑयल ये वो सब होटल का, ढाबे का तला हुआ, भुंजा हुआ और फ्राई हुआ और कढ़ाई से निकला हुआ जो कई महीने का जो तेल है उसमें जो सिकते हैं आपके समोसे, कचौड़ी, सेव और उसको चेंज नहीं करते तेल को, वो खतरनाक हो जाता है, उसमें केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, उससे तो कैंसर भी होता है अगर उसको खा लो, कार्सिनोजन भी बनते हैं उसमें। इस प्रकार के खाने का बिल्कुल परहेज करना चाहिए कि उनके खानों में तेल घी ना हो। चाहे अब वो बोलेंगे साहब आप लोग तो खा लिए, हमको खाने के लिए मना कर रहे हो, लेकिन पहले शुद्ध मिलता था, एक्सरसाइज करते थे लोग, दौड़ते थे, वाहन नहीं थे, दिन भर पैदल चला करते थे और हरी सब्जियां खाते थे। तो नॉन वेज को हाथ ना लगाएं, अंडे को, आमलेट को, मटन को, मुर्गे को, ये कोई भी चीज ना खाएं क्योंकि वो तो जहरीला है ही खाना, लेकिन इसको जो बनाते हैं, जिस चीज से बनाते हैं वो भी जहरीला है और आपका शरीर उसको पचाने के लिए उतनी वर्जिश, व्यायाम, रनिंग, जॉगिंग, योगा और स्विमिंग कुछ नहीं करता। पहले का आदमी बाथरूम में नहीं नहाता था, वो नहाने के लिए 2 किलोमीटर नदी पे जाता था, 1 किलोमीटर कुएं के किनारे नहाया करता था, उसकी चल फिर होती थी, खेती में जाता था, कचारों में जाता था, स्कूल जाना है या सर्विस वाले हैं या स्टूडेंट्स हैं वो सब पैदल जाया करते थे। हमारे पूर्वज अधिकांश पैदल जाया करते थे। उस समय साइंस और टेक्नोलॉजी का इजाद नहीं हुआ था तो ज्यादा जीते भी थे और आज भी जी रहे हैं लोग, 100 साल के हो गए हैं। और खाना में हरी सब्जी होना चाहिए, खाने में ज्यादा तेल नहीं होना चाहिए, करी नहीं होना चाहिए, मसाले चीजें नहीं होना चाहिए। हरी सब्जी के पहले आप एक प्लेट भर करके सलाद खाया करें, बच्चों को भी सिखाएं, गाजर, मूली, प्याज, टमाटर, संतरा, मौसम्बी, अनानास, पाइनएप्पल, अमरूद, ये सब मिलता है बाजार में। ऐसी चीजें ना खाएं जिससे शुगर का लेवल बढ़ता हो, ऐसी चीजें ना खाएं जिससे लिपिड का लेवल बढ़ता हो, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ता हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता हो। अधिक चावल का इस्तेमाल करने से भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। और प्रोटीन और विटामिन जो स्वच्छ होते हैं, जो साफ सुथरे हैं, उनको खाने से आपका शरीर तो स्वस्थ रहेगा भी, आपके ऑर्गन्स की जो उम्र है, बीमारियां आपको लगेंगी नहीं, ब्लड प्रेशर आपका हमेशा नॉर्मल रहेगा, लिपिड कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहेगा, तो आपको डायबिटीज जैसी बीमारियां और हार्ट अटैक की बीमारियां नहीं होंगी, आपके गुर्दे स्वस्थ बने रहेंगे, आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी, B12 की कमी नहीं होगी। ये सब खाने की चीजें जो होती हैं, आपकी हरी सब्जियां और गेहूं और विभिन्न प्रकार की जो दालें होती हैं, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। नॉनवेज को बिल्कुल नहीं खाएं, घरों में पकाएं भी ना, लेके भी ना, उन लोगों के साथ भी ना रहें जो लोग नॉनवेज खाते हैं, वो खिलाते हैं और आदत पड़ जाती है। स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, शराब का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, शराब बहुत खराब होती है और उसके बाद का जो खाना होता है वो भी खराब होता है और शरीर भी आपका खराब हो जाता है। बहुत यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण और पते की बात डॉक्टर बता रहे हैं। जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें ये समझना बेहद जरूरी होगा कि खान पान से ही हमारे पूरे जीवन का जुड़ा हुआ है, हर ऑर्गन्स हमारे खाने से प्रभावित होता है। तो ये अब हमें तय करना है, आपको तय करना है कि हम अच्छा खाएंगे, लंबा जी सकते हैं, और जिस तरह से जो चीज़ें खाने योग्य नहीं हैं अगर उनका सेवन करते हैं तो वो तमाम तरह की आपके शरीर में बीमारियां पैदा करेंगी, आपको शारीरिक कष्ट होगा, उसके अलावा आर्थिक क्षति भी आपको बहुत ज़्यादा होगी, परिवार वाले भी इस तरह की समस्याओं से फिर परेशान होते रहते हैं।
तो फिलहाल इस कार्यक्रम में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आप दोनों डॉक्टर्स ने दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना वक्त निकालकर इतनी कीमती और महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो दोस्तों, मोटापे से बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप मोटापे से अपने शरीर को बचा पाते हैं तो कई ऐसी प्राण घातक बीमारियां हैं, उनसे आप बचे रह सकते हैं। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।